आपकी एजुकेटर खुशबू आपका जो चैप्टर चल रहा था फोटोसिंथेसिस उसी को ही आगे बढ़ाने आ गई हूँ। ठीक है, उसके ऊपर ही 4 चांद लगाने हम आ गए हैं। तो सबसे पहले हम उस चैप्टर को, जैसे कि आपको पता है मेरी क्लास का जो नियम है वो क्या है कि लास्ट के जो चैप्टर हमने करे हैं, लास्ट का जो हमने टॉपिक कर रहा है उसको फर्स्ट 10 मिनट्स में हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बुला लाओ फटाफट और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकैप की। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था। तो रिकैप सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस का क्या क्या पढ़ा था, मुझे चैट सेक्शन में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने मुझे कल नोट्स नहीं भेजे थे प्लीज अपने नोट्स मुझे भेजो, क्योंकि जो जो मैं पढ़ाती हूँ उसको अपने नोट डाउन करोगे तो आपको क्लास के अंदर याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको रोज रिकॉल करा रही हूँ, है ना, रिकैप करा रही हूँ पूरा, तो उससे आपको लर्न हो जाना चाहिए टॉपिक। ठीक है, और क्वेश्चंस भी हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं प्लीज वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास को देखें, है ना, ताकि आपके लिए वो इजी रहे। तो सबसे पहला मैंने ये बात की थी एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपेरिमेंट का रिकैप हमने कर ले लिया था। फोटोसिंथेसिस की बात की थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स देखे थे, रिएक्शंस देखी थी। C3 C4 आज हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, कल हम लाइट रिएक्शन हमने किया था, तो लाइट रिएक्शन का एक फटाफट रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, हमने लाइट रिएक्शन में क्या किया, देखो लाइट रिएक्शन में हमने लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हमने ये किया था कि हम सन का जो इंट्रैपमेंट था लाइट का लीव्स के ऊपर गिर रहा था। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल थे, क्लोरोफिल के अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रही थी। कौन सी रिएक्शन चल रही थी, लाइट रिएक्शन चल रही थी, डार्क रिएक्शन चल रही थी। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में चलती है। थाइलाकॉइड कौन सी, थाइलाकॉइड में ग्राना में थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन चल रही थी। डार्क रिएक्शन कहाँ चल रही थी, हमारी स्टोमा में चल रही थी। आज हम डार्क रिएक्शन का डिटेल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन का हमने 2 टाइप की लाइट रिएक्शन का देखा था। एक देखा था हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने क्या देखा था, साइक्लिक का मतलब था जहां से शुरू हो रही थी वहां पे वो खत्म हो रही थी। तो उसके अंदर हमारा ATP बन रहा था, है ना, फोटोलाइसिस वाटर की नहीं हो रही थी। क्योंकि लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था, ताकि हमें समझ में आ जाए कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा साइक्लिक में। अगर मैं बताऊं थोड़ा बहुत और बता देती हूँ। साइक्लिक में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ATP बन रहा था, फोटोलाइसिस वाटर की नहीं हो रही थी, और एक ही फोटो सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो रहा था। फोटो सिस्टम 1 क्या है हमारा, 700 नैनोमीटर का था। फोटो सिस्टम 2 कौन सा था, फोटो सिस्टम 2 था 680 नैनोमीटर का था, जिसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही थी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा था, और नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों काम कर रहा था। जिन बच्चों को ये सब चीजें रिकॉल हो रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप रोज रिवाइज कर रहे हो, दैट इज वेरी ग्रेट, है ना। और जिनको लर्न नहीं हो रही, जो मैं बता रही हूँ सब कुछ ऊपर से जा रहा है ना, तो वो बच्चे पहले अपनी क्लास को देखें लास्ट वाली को, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, और जितना ज्यादा आप अपने रोज का रोज प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं हमेशा अपने सेशन में ये बोलती हूँ कि जितनी ज्यादा आप रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज का रोज पढ़ोगे, आपको उतनी दिक्कतें कम होंगी। ठीक है, रोज के रोज की क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उतना कम होगा। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो हमेशा अपना नियम बना लो। नियम क्या है कि कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला है कि अगर मैंने 1 घंटे क्लास यहाँ पर ली, तो उस 1 घंटे क्लास को जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको 20 मिनट रिवाइज कर लो बस। या तो क्लास में आने से पहले कर लो या क्लास खत्म होने के बाद में कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसमें आप अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर पाओगे। ठीक है, और आगे आपको पता है आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम होने वाला है ना, मई में होगा एग्जाम। तो उसके लिए आप प्रॉपर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। PYQs लगाओ, जो मैं यहाँ पे PYQs लगवा रही हूँ उसके प्रॉपरली आंसर दो मुझे। ठीक है, ताकि आपका अच्छी तरीके से इंटरेक्शन जो होगा, पढ़ के आओगे तो अच्छा भी लगेगा, है ना, टीचर को भी अच्छा लगेगा और आप खुद को भी अच्छा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा ये टीचर क्या ही करा रही है। तो इसलिए ये सब चीजें खुद थोड़ा बहुत एफर्ट्स करो, और हम तो आपके लिए एफर्ट्स कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले आपके अपडेट्स जो है वो आती रहे कब हमारी क्लासेस होती है। और रोज 6 बजे मेरी लाइव क्लासेस में आप जुड़ जाओ।
ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। अब मैंने डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताई थी कल कि भाई डार्क रिएक्शन कब होती है। डार्क रिएक्शन कब होगी, जब हमारी लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एटीपी बन रहा है, NADPH बन रहा है ना, फोटोलाइसिस हो रही है वाटर की, फोटोलाइसिस हो रही है वाटर की, तो उसके अंदर O2 का इवोल्यूशन भी हो रहा है, और वो जितना भी सब कुछ बन रहा है वो सारे किस में यूज हो रहे हैं, हमारे डार्क रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वो जो चीजें बनी थी लाइट रिएक्शन के अंदर बनी थी, वो हम डार्क रिएक्शन के अंदर यूज करके क्या बना रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट बना रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लांट का सोर्स है, शुगर है ना, शुगर है। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उस चैप्टर का कि हम उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका यूज क्या है हमारी लाइफ में। तो इस बताया था हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में। आज हम लाइट रिएक्शन को देख के हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे होंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हमने क्या बोल सकते हैं, हम लाइट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं हमारी कैल्विन साइकिल या फिर कैल्विन मेल्विन साइकिल। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कैल्विन साइकिल है वो क्या है, वो बेसिकली किसने दी थी, कैल्विन सर ने दी थी, कैल्विन साइंटिस्ट ने दी थी, है ना, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। अब इस डायग्राम से हमें बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होना है, ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है और एनसीईआरटी से हम पूरा अपनी नीट की प्रिपरेशन पे 4 साल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट डायग्राम। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, एटीपी, NADPH, वाटर, है ना, ये सब चीजें कहाँ बनेगी, डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होंगी और उसके बाद बन जाएंगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, और कल एक क्वेश्चन रह गया था उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे आज और भी क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आपके लिए, PYQS। ठीक है, क्वेश्चंस जो हमारा टॉपिक करेंगे उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट है ना डार्क रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हमारा क्या बना, उसको हमने डार्क रिएक्शन के अंदर उतार दिया। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बना था, ठीक है, वही इन्वॉल्व हो रहा था बनाने के लिए हमारी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, डार्क रिएक्शन में हमारी कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अब इसको बनाएंगे हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा सोर्स है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज क्या है हमारा, ग्लूकोज इज सोर्स। ठीक है, खाने का सोर्स, प्लांट खाना बनाता है तो ग्लूकोज हो गया वो। ठीक है, अब ये बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर और एक जो मेन एंजाइम काम करता है, अगर मैं एंजाइम के बारे में अभी बताऊं आपको, तो मेन एंजाइम जो ये कर रहा है ना, ये एंजाइम काम करता है रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मेजर एंजाइम है। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो मेजर एंजाइम काम करता है वो हमारा रुबिस्को करता है। तो अब बात करूं मैं अगर रुबिस्को की, या पहले सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे, अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी खोलने से पहले इसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे साथ साथ मेरे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि हमारा जो काम, प्लांट का जो काम था वो क्या था, एटमॉस्फेरिक CO2 को लेना, उसको फिक्स करना, उसको फिक्स करने के बाद डायरेक्टली क्या बनाना, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाना। ठीक है, तो ये हमने बहुत हर क्लास में यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है जो ये रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। ठीक है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, अरे यार ये तो कुछ अलग ही हो गया, वेट। ठीक है, डार्क रिएक्शन हमारी कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। कहाँ पे है, इसकी लोकेशन देखो, लोकेशन भी पूछी जाती है कि कहाँ पे होती है ना। हमें ये तो पता है यार क्लोरोप्लास्ट में होती है, पर होती कहाँ है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो स्ट्रोमा में हमारी डार्क रिएक्शन होती है। अब मैंने कल आपको एक जो वो बताया था, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह रही हूँ, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है आज थोड़ी, तो दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा इतना। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, क्लोरोप्लास्ट बताया था। क्लोरोप्लास्ट में हमने कल देखे थे कि हमारी डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का हमारा कहाँ हो रहा था, स्ट्रोमा में हो रहा था। स्ट्रोमा क्या था, जो फ्लूइड फिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है, तो एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी, है ना, CO2 आएगी, वाटर आएगा। अब इसको फिक्स किया जाता है, फिक्स किया जाएगा तो फिक्स कर लेगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। अब सबसे पहले जो एंजाइम होता है ये होता है RUBP, है ना, RUBP मतलब होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि फिक्स करता है किसको, कार्बन को फिक्स कर देता है। कार्बन को जैसे फिक्स कर लेगा कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं समझा के, देखो 5 कार्बन का, तो हम 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, है ना, 5 कार्बन मैंने लिख दिए यहाँ पे, मैंने बोला 5 कार्बन का कंपाउंड है।
अब मैंने ये बोला कि ये फिक्स करता है, क्या करेगा, फिक्स करेगा ये, है ना। तो फिक्स करेगा तो क्या, इसके पास 5 कार्बन तो ऑलरेडी थे, तो एक कार्बन इसने एक्स्ट्रा फिक्स कर दिया, एक्स्ट्रा फिक्स कर दिया, है ना, एक कार्बन फिक्स कर दिया। अब 5 कार्बन ऑलरेडी थे ही, आपको पता है अपने RUBP इसके अंदर ही फिक्स किया था, 2 3 4 5, है ना। तो ये सारे कार्बन हो गए, 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, 6 कार्बन, ठीक है, ये हो गया। बट अभी ये क्या है, हमारा बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट है भाई ये, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो सिंपल बात है, ये प्रोडक्ट 2 में टूट जाएगा, 2 हिस्सों में हो जाएगा, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, मतलब 3 कार्बन के अंदर 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने में हमारे ATP और NADPH का काम आता है। ATP NADPH कहाँ के हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन के हैं, हमने रेस्पिरेशन में जो बनाया था ना, ग्लाइकोलाइसिस जब हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस में से हमने ATP और NADPH हमारा बना था, ATP हमारा वहीं से इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसके बाद इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ATP से ADP बन जाएगा, है ना, रिड्यूस हो रहा है ना, तो ATP से ADP बन जाएगा, NADPH से हमारा क्या बन जाएगा, NADPH पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ थे और 3 कार्बन यहाँ थे, तो एक 3 कार्बन का ट्रायोस फॉस्फेट बन जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन का फॉस्फेट फिक्स हो जाता है, और ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना वो क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है और स्टार्च बनाता है, क्या बनाता है हमारा, सुक्रोज या फिर स्टार्च, ठीक है। तो देखो 3 कार्बन तो यहाँ पे फिक्स हो गए, अब बचे कितने, सिंपल बात है भाई, 3 तो फिक्स हो गए, 6 कार्बन लाए थे ना हम यहाँ से, 6 कार्बन हम यहाँ से लाए थे, 3 हमने फिक्स कर दिए, 3 किस में फिक्स हो गए, ट्रायोस फॉस्फेट में फिक्स हो गए। इसका मतलब हमारा यहाँ पर एक कार्बन, जो कार्बन था मतलब 3 कार्बन थे वो फिक्स हो चुके हैं, किसके फॉर्म में फिक्स हो चुके हैं, 3 फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट के फॉर्म में फिक्स हो चुके हैं, जिसने सुक्रोज और स्टार्च बना लिया, ठीक है। 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन बनने के बाद ये क्या पूरा क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेट मतलब जो यहाँ पे था वो ऊपर जाके रीजनरेट हो जाएगा, है ना, रीजनरेट मतलब दोबारे इसके अंदर घुस जाएगा, मतलब RUBP के अंदर दोबारा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि साइकिल प्रोसेस है तो RUBP पूरा अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, रीजनरेशन, तो यहाँ पे भी ATP इन्वॉल्व हुआ, ADP निकल गया, सिंपल बात है भाई, अगर ATP इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर और ADP निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अनस्टेबल जो प्रोडक्ट था वो बन गया, मतलब अगर ATP निकल रहा है, ATP बना और ATP निकल गया, तो ATP क्या बना, ATP एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ और ADP हमारा निकल गया, ठीक है। तो रीजनरेशन के अंदर ये हो गया। अब उसके बाद ये फर्दर जाएगा रुबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट में। तो इसका पूरा जो ये साइकिल ऐसे चलती है ना, ये क्या करती है, देखो रुबिस्को होता है, एक कार्बन को लेती है, फिक्स करती है, फिर उसको पूरा साइकिल के साथ घुमा देती है, फिर लेती है कार्बन को फिक्स करती है, फिर कार्बन को घुमा देती है, फिर लेती है, फिर साइकिल के साथ घुमा देती है। तो समझ में क्या आया कि हर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक साइकिल चलानी पड़ती है, सिंपल बात है। एटमॉस्फेयर का अगर मैं 1 CO2 को फिक्स करूंगी तो एक मुझे केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, CO2 को फिक्स करने के लिए एक कार्बन साइकिल चलानी पड़ती है। अगर मैं ये कहूँ तो अगर साइकिल चलानी पड़ती है और उसकी जो हाफ मतलब ट्रायोस फॉस्फेट बन जाता है तो हमारी सुक्रोज बन जाती है। मतलब अगर मुझे यहाँ पर CO2 फिक्स करनी है तो एक पूरी साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे 3 कार्बन के कंपाउंड बनाने हैं तो मेरी आधी साइकिल में वो कंपाउंड बन जाएंगे, आधी साइकिल में कंपाउंड बन जाएंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा और स्टार्च बनेगा। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा बताऊंगी, ठीक है। और अभी समझ में आ रहा है, तो क्या बोला मैंने कि रुबिस्को अपने साथ एक कार्बन को जोड़ता है, जोड़ने के बाद उस साइकिल को पूरा चलाता है और फिक्स कर देता है और अपने आप को दोबारा रीजनरेट करके वही काम करता रहता है। और ऐसे अगर रुबिस्को, देखो सिंपल बात है, ये ना बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन क्या है कि अगर CO2 एक साइकिल के अंदर एक CO2 को फिक्स करता है, एक साइकिल के अंदर एक CO2 को फिक्स करता है, अगर मुझे 6 CO2 को फिक्स करना है तो कितनी साइकिल चलेगी,
मुझे कमेंट करके बताना जरा। अगर मुझे एक CO2 को फिक्स करने के लिए एक साइकिल चलानी पड़ती है तो मैं 6 साइकिल फिक्स 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितनी साइकिल चलाऊंगी? 6 साइकिल चलाऊंगी। सिंपल बात है ना? क्योंकि मेरा जो एक CO2 है, RUBP मेरा एक CO2 लेता है और उसके बाद उस साइकिल को पूरा चला देता है। फिर मेरा RUPP दूसरा CO2 लेता है, फिर साइकिल को चला देता है, ठीक है। और ऐसे ही जब मेरा ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, मतलब जब 3 कार्बन फिक्स होते हैं तो मेरा सुक्रोज और स्टार्च बन जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? सुक्रोज स्टार्च बन जाता है या कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब अगर मैं ये बात करूं तो 2 ATP से 2 ADP निकल गया। अगर मैं नॉर्मल बताऊं 1 ATP से 1 ADP, ठीक है। तो तीन क्या बनेगा? अगर पूरा हमें क्या, अगर ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन का कंपाउंड है। 6 कार्बन के कंपाउंड बनाने के लिए तो मुझे कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 बार चलानी पड़ेगी। सिंपल बात है, क्योंकि एक कार्बन हमारा एक बार फिक्स हो रहा है, क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड क्या है? ग्लूकोज है, तो हमें 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो हमें 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 बार साइकिल चलानी पड़ेगी, तो 3 ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, 3 ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा। सिंपल बात है। अगर मैं ये कह दूं 3 ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा और NADPH कितने इन्वॉल्व होंगे? कितने इन्वॉल्व होंगे NADPH? NADPH हमारे 2 इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 2 ही तो हो रहे हैं ना यहाँ पर इन्वॉल्व, और तो कहाँ बन रहे हैं? यही तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 NADPH 2 ATP, ठीक है। तो NADPH मेरे 2 इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर कि अगर मैं ये बोलूं, रुको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनना मेरा, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, सबके डाउट्स लेंगे फिर 1 by 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, एनर्जी शीट पे अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है तो मैं क्या करूंगी? इफ आई वॉन्ट टू मेक अ ग्लूकोज देन व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? अगर मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, देखो ग्लूकोज बनाना है ना, तो मुझे पता है कि मेरी साइकिल एक बार एक CO2 को फिक्स कर देती है, ठीक है, एक CO2 को फिक्स कर देती है। तो एक CO2 फिक्स हो गया मेरी साइकिल से एक बार, है ना। एक बार जब साइकिल चलती है मेरी तो एक CO2 को फिक्स कर देती है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब जब एक CO2 को फिक्स करती है तो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? 3 ATP यूज होते हैं भाई मेरे, ठीक है, और 2 NADPH यूज होते हैं, ठीक है। ये यूज हो रहे हैं मेरे, 2 NADPH यूज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब उसके बाद NADPH यूज हो रहे हैं। अब मैंने ये बोला कि अगर मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, अगर मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे इतना पता है कि मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का है। सिंपल बात है, मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना है? 6 कार्बन का है। 6 कार्बन के लिए मुझे कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी? सिंपल बात है, 6 टाइम साइकिल चलानी पड़ेगी मुझे, 6 टाइम साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप बार बार पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसलिए आप ध्यान दो इस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरीके से। तो ग्लूकोज बनाने के लिए 1 ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन को हम फिक्स करेंगे। 6 कार्बन फिक्स होगा तो 6 टाइम साइकिल चलेगी, सिंपल बात है। अब हमें पता है कि एक टाइम अगर साइकिल चल रही है तो 3 NADPH यूज हो रहे हैं भाई, और 2 NADPH, मतलब 3 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADPH यूज हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा? तो 3 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADPH यूज हो रहे हैं, तो मैंने ये बोल दिया। अब सिंपल बात है यार, देखो 6 बार चलेगी साइकिल, तो 6 बार चलेगी तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 ATP को मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से, और 6 से मैं 2 NADPH को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे टोटल मिला के जो प्रोडक्ट आएगा एक ग्लूकोज बनाने का वो कितना आएगा? 18 ATP आएंगे, सिंपल है, 18 ATP और 12 NADPH आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पूरी कैल्विन साइकिल हो जाएगी। अगर मुझे, देखो आप इसको दोबारा बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम सब कुछ, मतलब ऐसा लगेगा हमें कुछ नहीं करा, ठीक है। अब दोबारा देखेंगे इस टॉपिक को। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो लाइट रिएक्शन थी हमारी, है ना, ध्यान दो सब बच्चे एकदम से, इसी टॉपिक को इसी क्लास के अंदर रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए जो हमने क्लास में पढ़ा है आज उसको वहीं की वहीं रिवाइज करे, ताकि बैकलॉग कम हो, है ना,
और 10 मिनट पहले आप रिवाइज करके आ जाओ, तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि लाइट रिएक्शन है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल ऐसा सोचना कि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन से भाई क्या बन रहे थे, हमारे एटीपी बन रहे थे, NADPH बन रहे थे, है ना, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। अब हम ATP NADPH को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ATP NADPH बने, उसके बाद हमने इसको डार्क रिएक्शन में ले लिया। डार्क रिएक्शन से हमने क्या बनाया, यूटिलाइज किया ना डार्क रिएक्शन को। डार्क रिएक्शन से हमने क्या बना लिया, हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया। कार्बोहाइड्रेट क्या था, हमारा ग्लूकोज था, ठीक है। अब अगर मैं एक साइकिल चला रही हूँ, मैंने एक साइकिल चलाई तो मेरा जो RUBP था, 5 कार्बन का कंपाउंड था, ठीक है, उससे मैंने CO2 को फिक्स कर लिया, ठीक है, CO2 को फिक्स कर लिया। मतलब अगर मैं ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो RUBP इज कैरिंग एज अ व्हीकल। RUBP ने क्या किया, एक व्हीकल की तरह, देखो जैसे ये CO2 है, ठीक है, सिंपल देखना, ये CO2 है और ये मेरी RUBP है। तो RUBP ने क्या किया, CO2 को लिया, बैठाया इसके ऊपर, उसको पूरा छोड़ दिया और उसके बाद साइकिल चला दी। समझ में आया, तो पूरा फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स हो गया, अब दोबारा RUBP यहाँ पर जो ये कार्बन एटमॉस्फेरिक CO2 है वो यहाँ आएगा, फिर ये RUBP आएगा, फिर लेगा, फिर छोड़ देगा। ऐसे क्या करेगा, 6 टाइम साइकिल चलाएगा, ऐसे 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 करके 6 टाइम साइकिल चलाएगा। तो साइकिल चलाने के बाद हमारे पास, हमें पता है कि जब 6 टाइम साइकिल चलाएगा तो हमारा जो ग्लूकोज का मोलिक्यूल है वो भी 6 टाइम होता है, मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन का बना हुआ होता है। तो 6 बार साइकिल, अगर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP की जरूरत पड़ती है और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है, तो 6 बार साइकिल फिक्स करने के लिए कितनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 6। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 6 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 CO2 है ना, सॉरी 6 ATP, 6 इंटू 3 ATP करेंगे और 6 इंटू 2 NADPH करेंगे। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट निकल के आएगा, मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हमें बनाना था, क्या बनाना था हमें, कार्बोहाइड्रेट बनाना था, जो कि क्या था, ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज बनाना था, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6 इंटू, यस दिस इज ग्रेट। तो क्या आएगा हमारा, ATP 18 ATP आएगा और 12 NADPH आएगा। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में या फिर इस पूरी रिएक्शन में कोई डाउट है, नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात बताने वाली हूँ, ठीक है, जो कोई नहीं बताएगा। मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो ये साइकिल होती है वो जितने भी प्लांट्स है आसपास, जितने प्लांट देखते हो सब में होती है ये साइकिल भाई। अगर मैं ये कह दूं कि C3 साइकिल किस में होती है, तो C3 साइकिल अकर्स इन ऑल दी प्लांट्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हो रहे हैं सब में C3 साइकिल हो रही है। ये एक यूनिवर्सल साइकिल मानी जाती है। यूनिवर्सल साइकिल कब कहेंगे हम, जब कोई भी चीज हम कर रहे हैं वो पूरी जगह एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल साइकिल। अगर मैं डार्क साइकिल की बात करूंगी तो डार्क साइकिल ने हमें पूरा, हमारा जो हमारा मेन एम था क्या था, कार्बन बनाने का, कार्बोहाइड्रेट बनाने का, ग्लूकोज बनाने का, पूरा एम खत्म कर दिया। मतलब कार्बन जो था उसको फिक्स कर दिया, कार्बन को फिक्स करने के बाद हमारा जो ग्लूकोज था वो रेडी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, पूरा डार्क रिएक्शन सबको क्लियर है, ईच एंड एवरी वर्ड जो कि मैंने बताया यहाँ पर, अभी देख लो ढंग से एक बार दोबारे क्या क्या बताया था मैंने बताया था डार्क रिएक्शन के बारे में, है ना। अब हम हमारे मेन चीज के बारे में बात करेंगे, जो हमारा रुबिस्को है, जिसने सारा काम किया है। हम ये बोल रहे हैं भाई CO2 फिक्स हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं भाई CO2 को आगे फिक्स कर दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, पर हमने ये नहीं सोचा कि भाई कर कौन रहा है ये, है ना, कर कौन रहा है, तो कर कौन रहा है, रुबिस्को कर रहा है। अब रुबिस्को के बारे में हम बात करेंगे, रुबिस्को होता क्या है, ठीक है। तो RUBP को फिक्स करने का काम किसने किया था, रुबिस्को ने किया था, जिसके बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो तो डिस्कस करना जरूरी है ना, तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। एवरीवन सब कुछ क्लियर है सबको अभी तक, ठीक है। हमने मेन एंजाइम रुबिस्को की हम बात करेंगे अब। तो अब हमारा मेन एंजाइम आएगा रुबिस्को, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन पूरी क्लियर है सबको। देखो टाइम लग जाए कॉन्सेप्ट सीखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अभी जो हमने करा वो हमें जिंदगी भर याद रहे। जब भी हम रिविजन करें उस टॉपिक की तो हमें याद रहे कि हाँ भाई हमने इतना करा है, हमें पता है कि ये करना है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है किसी चीज को, इजीली समझेंगे हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट है उसको हम बोलेंगे रुबिस्को। रुबिस्को की बात करेंगे हम। रुबिस्को हमारा बहुत ही जाना माना है, ठीक है। तो रुबिस्को क्या करता है, देखो रुबिस्को की अगर मैं बात करूं तो रुबिस्को इज अ मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट, मैं इसको बोलूंगी हमारा मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम ऑन दी अर्थ, ठीक है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है,
जब मैंने इसको ये बोल दिया कि यूनिवर्सल साइकिल में यूज होता है तो ये मोस्ट अबेंडेंट साइकिल वो है, ठीक है। अब हम रुबिस्को की एक कहानी सुनेंगे, ठीक है। रुबिस्को की क्या सुनेंगे, अब हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी शुरू होने से पहले सब अपने आराम से सुनेंगे, ढंग से बैठ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो रुबिस्को की हम कहानी सुनेंगे। अब रुबिस्को क्या है भाई, रुबिस्को एक आदमी है जो कि थोड़ा वैसा आदमी है कि जिसको एक चीज नहीं भाती, ठीक है। अब समझ जाओ अब कैसा आदमी है भाई वो, ठीक है। अब देखो रुबिस्को कैसा इंसान है, एक बहुत ही मन चला आदमी है, मन चला आदमी है, ठीक है। ये क्या है, देखो ये बेसिकली ऐसे ये है कि ये प्रेफर ये करता है बट इसको चाहिए ये भी, ठीक है। अब मैं क्या कहना, अब मैं देख लो क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रुबिस्को बेसिकली CO2 से कंबाइंड करता है, ठीक है। मोस्टली CO2 के साथ कंबाइंड करता है, पर ये O2 के साथ भी कंबाइंड कर सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जिनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 2 सब्जियां पसंद है, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 2 सब्जियां पसंद है भाई। अगर मुझे पसंद है एक, लेट से एनी कोई भी सब्जी ले लो आप, ठीक है। एक मैं कहती हूँ कढ़ी पसंद है, एक मैं कहती हूँ भिंडी पसंद है लोगों को, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर मुझे ना 2 सब्जी में से ऑप्शन मिले ना, तो मैं सबसे पहले चूज करूंगी भिंडी को, ठीक है, भिंडी को चूज करूंगी मैं, ठीक है। बट अगर मुझे ऑप्शन ये मिले कि भिंडी कम है और कढ़ी ज्यादा है, तो मैं कढ़ी को चूज करूंगी। सिंपल बात है, कढ़ी को चूज करूंगी। तो मतलब मैंने अपनी प्रेफरेंस तो बता दी, पर मैं ऐसी हूँ जो चीज ज्यादा होगी ना मैं उसको चूज करूंगी, मतलब मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ज्यादा चाहिए। तो रुबिस्को भी कुछ ऐसा आदमी है, ठीक है। रुबिस्को भी कुछ ऐसा एंजाइम है, वो बेसिकली जो कंबाइंड करता है वो मोस्टली CO2 के साथ कंबाइंड करता है, ठीक है, CO2 के साथ कंबाइंड करता है। बट अगर ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा है, मैंने क्या बताया, अगर ऑक्सीजन CO2 से ज्यादा है तो वो कहेगा भाई बाढ़ में जाए ऑक्सीजन, बाढ़ में जाए CO2, मैं तो जाऊंगा ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है? वो क्या कहेगा, मैं तो जाऊंगा CO2 ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब अगर मैं ये बात बोलूं आपको कि जो रुबिस्को है अगर CO2 के साथ मोस्टली तो कंबाइंड होता है, मोस्टली कंबाइंड होता है, ठीक है। बट अगर O2 ज्यादा है CO2 से, इफ O2 इज मोर देन CO2, है ना, CO2 से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, CO2 के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको नहीं मतलब उसको बस ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो CO2 के साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा। ये थोड़ा मन चला टाइप का इंसान है, मतलब इसको अपने मन की करनी होती है। पर ये ऐसा है कि अगर O2 कम होगा ना, अगर O2 कम होगा तो ये इंसान O2 के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्वार्थी आदमी है भाई, देखा जाए तो, ठीक है, ये स्वार्थी इंसान है, तो ये O2 के साथ नहीं जाएगा, ये बेसिकली प्रेफर करेगा CO2 को। तो अगर मैं ये बोलूं कि जब हमारा रुबिस्को देखो इसमें ना, अब ध्यान से सुनना इस साइकिल, इस पूरा प्रोसेस को, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो रुबिस्को है, ठीक है, उसमें CO2 ज्यादा है, रुबिस्को में अगर CO2 ज्यादा है और O2 कम है, ठीक है, एक साइड हमने ये ले लिया, और अगर O2 ज्यादा है और CO2 कम है, ठीक है, O2 ज्यादा है और CO2 कम है, अगर रुबिस्को के पास CO2 ज्यादा है तो रुबिस्को क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा भाई, बल्ले बल्ले करेगा, है ना, तारा करेगा तारा। और उसके बाद अगर रुबिस्को के पास O2 ज्यादा है तो बेचारा रुबिस्को क्या करेगा, रोएगा। बस वो क्या चाहिए था, उसकी प्रेफरेंस तो CO2 है ना, चाहे उसके पास O2 ज्यादा हो चाहे ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, उसकी प्रेफरेंस तो CO2 है ना। तो वो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, देखो अब जब CO2 ज्यादा हो गई और O2 कम हो गई तो यहाँ पे साइकिल जो चलेगी हमारी, वो चलेगी हमारी C3 साइकिल। क्या चलेगी हमारी C3 साइकिल। अगर O2 ज्यादा है, मैंने क्या बोला, अगर O2 ज्यादा है CO2 कम है, तो बेचारा रुबिस्को रोएगा कि भाई मुझे नहीं जाना, पर पता नहीं मुझे क्यों भेज रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो हमारी कौन सी साइकिल चलेगी, C2 साइकिल चलेगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कितना ईजी है। रुबिस्को एक एंजाइम है, रुबिस्को ज्यादातर किसके साथ कंबाइन करता है, CO2 के साथ कंबाइन करता है, और O2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी ज्यादा कंसंट्रेशन, किसके ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसके साथ वो कंबाइन कर लेगा। अगर CO2 ज्यादा है O2 कम है तो रुबिस्को खुश हो जाएगा भाई, खुश हो जाएगा तो C3 साइकिल चला देगा। अगर O2 ज्यादा है और CO2 कम है, अगर O2 ज्यादा है और CO2 कम है तो रुबिस्को क्या हो जाएगा,
रोएगा, रोएगा और क्या चलाएगा, C2 साइकिल चला देगा, ठीक है, C2 साइकिल चला देगा। अब C2 साइकिल चलाने के बाद क्या होगा यहाँ पर, अब C2 साइकिल जब चलाता है तो इसको, ये रुबिस्को को लगता है कि भाई ये वेस्ट है उसके लिए, ठीक है, वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब उसको काम करना नहीं था बट वो कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, मतलब इसको लगता है कि भाई मैं कुछ भी हो मैं यही करूँ, ठीक है, मैं यही करूँ। तो जब रुबिस्को C3 साइकिल चलाता है तो वो ज्यादा खुश रहता है, बट अगर वो C2 साइकिल चलाएगा तो वो ज्यादा दुखी सा रहेगा, ठीक है। तो रुबिस्को के काम यही है। अब हम C2 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले। अब यहाँ तक समझ में आ रहा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। रुबिस्को एक मेन एंजाइम है ना, और ये क्या करता है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसके नाम में छुपा हुआ है राइबोलोज। आर यू से देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ ढंग से, आर यू में आ जाएगा RU, है ना, BIS बिस से आ गया बिस, C से आ गया कार्बोक्सिलेज, O से आ गया ऑक्सीजनेज। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे देखो तो रुबिस्को क्या आएगा, रुबिस्को, यार ये सही नहीं है पेन, रुबिस्को आएगा, रुबिस्को के बाद बिस फॉस्फेट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, कार्बोक्सीजनेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है, बिस फॉस्फेट एंड कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट साइकिल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट साइकिल से बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं ताकि हमारी जो डार्क रिएक्शन है वो पूरी ढंग से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल के ऊपर बढ़ेंगे जो कि हमारी क्या है, C2 साइकिल है। हमने C3 साइकिल पूरी कर ली है, हम C2 साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस को ऊपर चलते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने ये बोला था कल डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने लाइट रिएक्शन नहीं करी है। अब मैंने ये बोला इस क्वेश्चन में, देखो ये वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ये बोलूं डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो इज इट सो और नॉट। डार्क रिएक्शन इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था या इंडिपेंडेंट था। सिंपल बात है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे, है ना, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे वही सब चीजें डार्क रिएक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब डार्क रिएक्शन उसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। तो इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इट इज अ डिपेंडेंट रिएक्शन ऑन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के ऊपर पूरी डिपेंडेंट होती है कौन सी, डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन का कल का आंसर था। अब हम आज के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं भाई, है ना, आज के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, बाकी इससे पहले करने से पहले। अब हमारा देखो ये क्वेश्चन था, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट P2 फोटोसिस्टम 2 व्हाट इज द सोर्स व्हिच रिप्लेसेस दीज इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करता है, ये मैंने आपको कल बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। अब मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए ताकि मुझे पता चले कौन बच्चे वो पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, बताओ जल्दी, इसको हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम द रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 व्हाट इज द सोर्स व्हिच रिप्लेसेस द इलेक्ट्रॉन। कौन सा सोर्स था वो जो हमने, जिसके बारे में हमने बात की थी, बहुत ज्यादा बात की थी बल्कि मैंने इसके बारे में। वेरी गुड, इट इज वाटर सोर्स, ठीक है। कौन सा सोर्स था, वाटर था। हमने क्या बताया था कि फोटोलाइसिस, वाटर की जो फोटोलाइसिस हो रही थी उससे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो कंपनसेट हो रहे थे, किसमें से, फोटोसिस्टम 2 में से, ठीक है। तो इनका कोई यूज ही नहीं है भाई, लाइट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर था हमारा, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The reaction center in photosystem 2 has an absorption maximum at 2023 का सवाल है ये, क्या है, 2023 का सवाल है। The reaction center photosystem 2, मैंने क्या बताया था, फोटोसिस्टम 2 की कितनी होती है, P680 होती है। वेरी गुड, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी गुड, और जो नहीं पढ़ रहे प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, रोज का रोज पढ़ोगे तो इजी रहेगा, इजीली, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 2 किसके लिए था, P680 नैनोमीटर के लिए, ठीक है। और फोटोसिस्टम 1 हमारा 700 नैनोमीटर के लिए था, तो इनका कोई यूज ही नहीं है ना। ये फोटोसिस्टम 1 के लिए है अगर मैं बताऊं तो, अभी है ना, ये 1 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बस थोड़ा बहुत देखना है। देखो, वट हाउ मेनी एटीपी NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मैं अभी जस्ट करवा के हटी हूँ ये सवाल को। अगर अब भी ये सवाल नहीं आ रहा ना तो देखना तुम, करो जल्दी फटाफट। मैंने क्या बताया कि हाउ मेनी ATP NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में क्या होता है, 18 ADP बने थे हमारे, और क्या बन रहा था, और हमारे 12 NADPH2 बन रहे थे, है ना, बताया था ना मैंने। 3 ATP इंटू 2 आ जाएगा, सॉरी 6 है ना, मॉलिक्यूल्स तो ग्लूकोज तो 6 है ना, 6 इंटू हमारा 2 NADPH आ जाएगा। तो कर लो कैलकुलेट, कितना हो जाएगा भाई, 18 ATP आया और कितना आया, 12 NADPH आ गया। ठीक है, हालांकि इसमें राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, पता नहीं क्यों, है ना। तो ये आ गया, आया समझ में। ठीक है, अब दोबारे नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 CO2 molecule is fixed at 1 molecule of triose phosphate, which of the following photochemical made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? बताओ कौन से थे, ट्रायोस फॉस्फेट से पहले कौन कौन से थे भाई, सिंपल है ना, कौन कौन से थे, ये था, है ना, 2 ATP और NADP, तभी तो हमने कैलकुलेट किया भाई, है ना। तो कौन सा था, ट्रायोस फॉस्फेट से पहले जब रिडक्शन प्रोसेस में काम आ रहा था वो 2 ATP और 1 NADPH था। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारा नीट आराम से निकलेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए ऐसे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सा प्रोडक्ट नहीं था लाइट रिएक्शन के ऊपर, कौन सा नहीं था भाई, ATP बन रहा था, NADPH बन रहा था, NAD बन रहा था, नहीं बन रहा था, ऑक्सीजन हो रहा था इवॉल्व। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। PGA was the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis, है ना, किसमें था, ये सब चीज देखो हम भी पढ़ रहे हैं ना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हमारा नाम है इस चैप्टर का, ऐसे इसको भी समझ में आ सकता है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट कौन से होते हैं, हायर प्लांट, सिंपल बात है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो ये किस में आएगा, एंजियोस्पर्म्स है। तो थोड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व हो सकता था अगर मैंने बताया नहीं है तो। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर का बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही लेम क्वेश्चंस हैं और जिनको बहुत ही इजीली टैकल किया जा सकता है, तो इसलिए आप इनको पढ़ते रहे। ठीक है, अब हमने C3 साइकिल द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज, अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। जब हम C3 साइकिल और C4 साइकिल के बीच का डिफरेंस देख रहे होंगे तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे और सॉल्व करके ले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मैं अब यहीं तक खत्म करती हूँ। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो C2 साइकिल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई, प्लीज भाई, ठीक है, पढ़ के आया करो ताकि मुझे भी कुछ लगे ना कि क्या कर रहे हो तुम, है ना। और उसके बाद अपने क्वेश्चंस पूछा करो कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक किया करो सेशन को, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि उनको भी पता चले कि कैसा करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आए, है ना। और मैं उम्मीद ये भी कर रही हूँ कि आपने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा इस चैनल को, ताकि आपको मैक्सिमम अपडेट मिल सके हमारी तरफ।